हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। ज्योति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाईटी के सेशन में मैं वरुण सर आप सभी को सोशल स्टडी पढ़ाने जा रहा हूँ। एक नई श्रृंखला का आगाज होने जा रहा है। आज 25 दिसंबर 2025 को इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले जितने भी 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सबके लिए ये यूजफुल रहेगा। तो चलते हैं इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड में वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद। ऐसे ही लगभग 8 चैप्टर हैं। इन 8 चैप्टर को पढ़ाने के क्रम में हम सभी आयामों पर दृष्टिकोण देखते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज 25 तारीख है, क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे, और उम्मीद है कि आप सभी को ये सीरीज बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा नॉलेज जो मैं एक्सपीरियंस के आधार पर या विगत 15-17 साल होते हुए हो गए पढ़ाते हुए, तो उससे आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे सकूं, तो मैं अपने ज्ञान जो हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है उसमें आप सभी लोग भी अपना कुछ योगदान यहाँ से प्राप्त कर लें। तो बहरहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहली जो बात है वो राष्ट्रवाद के ऊपर ही है। राष्ट्रवाद मतलब है क्या? तो बच्चों में बड़ा कंफ्यूज करता है कि आखिर में राष्ट्रवाद है क्या। तो ये एक विचार है, थॉट्स है, विचार, ठीक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद देखने को हमको ये शब्द टर्म मिलता है? उससे पहले मैं एक वर्ल्ड का मैप बनाया हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लिक करें कि घटनाएं कहाँ पे घट रही हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें और मैं बता दूं। आप एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये एक बुक रख लेंगे, ऑक्सफोर्ड का जो स्कूल एटलस है, कोई भी एटलस एक ले लीजिए, क्योंकि आप चीज़ों को जब इसको खोलिएगा, इसमें आउटलाइन कीजिएगा, तो ये आपके ज्ञान को और इन्हांस करेगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग ये एक एटलस की बुक ले लें ज़रूर। तो मैंने एक वर्ल्ड का मैप बनाया है, 7 महादेश हैं। पहले महादेशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि यूरोप आखिर है क्या, कहाँ पे है। सोशल स्टडी का जो क्षेत्र है बहुत लार्ज है। समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर जितना गहरा है, लेकिन गहराइयों में भी आप डुबकी आराम से लगा सकते हैं जब आप बेहतरीन एक गोताखोर होंगे तब। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को कंसाइज करना चाहता हूँ, और आपको एकदम आसान भाषा में मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये है 7 महादेशों का एक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका। आप तुरंत याद कर लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत आसान है याद करना, आप एकदम आराम से याद कर लेंगे। 7 महादेशों का नाम, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये यूरोप है, उसके नीचे जस्ट आएंगे तो अफ्रीका। ये जो बड़ा प्यारा सा देख रहे हैं ये एशिया महादेश है, जिसमें हम भारतीय, बांग्लादेशी, चाइना, ये सारे जो देश है, श्रीलंका वगैरह जितने भी देश हैं, ये सब एशिया महादेश में हैं। इसके अलावा एक और महादेश जिसको ऑस्ट्रेलिया, जिसको प्यासी भूमि की ज़मीन भी बोलते हैं, इसको सब पे चर्चा किया जाएगा। ये अंटार्कटिका एक महादेश, इसको यहाँ पे आबादी बहुत कम मात्रा में है, ये रिसर्च का एरिया है जहाँ वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने जाते हैं, वो ये क्षेत्र है। तो बहरहाल हमको इस महादेश से मतलब है, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद बेसिकली है क्या? एक विचार है, एक थॉट्स है।
आखिर में राष्ट्र के प्रति जो एक प्रेम की भावना होती है वो राष्ट्रवाद होती है। तो राष्ट्रवाद समझने से पहले एक छोटा-सा परिभाषा देख लें कि राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें किसी देश के लोग अपने राष्ट्र, उसकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, गौरव और स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा रखते हैं। इट मीन्स कि कुछ तो वजह रहा होगा यहाँ पे कि ये शब्द को देखने को इतिहासकारों के द्वारा ये दिखाया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा। तो सबसे पहले कहानी की तरह हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक गाँव है और उस गाँव का विकास अगर नहीं हो पा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो परंपराएँ चली आ रही हैं, उसको लोग किसी न किसी दिन तोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा-सा अ, चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये विलेज है, ये गाँव है। इस गाँव के डेवलपमेंट के लिए रोड चाहिए, यानी कि सड़क। इस गाँव के रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि बिजली चाहिए। इस गाँव को डेवलपमेंट के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बाज़ार, जो भी। और सपोज़ करो कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ, हेडमैन हूँ और मैं इस गाँव को तरक्की के तरफ ना ले जाके मैं यहाँ पे एक तानाशाही व्यवस्था यहाँ पे स्थापित कर दिया हूँ। हॉस्पिटल पर मेरा राज है, स्कूल पर मेरा राज है, बिजली विभाग में मेरा राज है, रोड जो भी काम हो रहा है मैं उसका पैसा गबन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके टेम्पल्स हैं उन सब पे मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैं राजा हूँ इस एरिया का। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ के जो लोग होंगे, कभी न कभी उनके विचारों में या कहीं से दूसरे गाँव से वो प्रभावित होके यहाँ के जो लोग निवासी जो होंगे, जो गाँव के निवासी होंगे, उनके दिमाग में तो ये बात आती ही होगी कि अपने गाँव का विकास कैसा हो, किस प्रकार किया जाए। तो जब यहाँ पे सारे जो लोग होंगे, वो जब एकजुट हो जाएँगे, उनकी सोच एक जैसी हो जाएगी और गाँव के प्रति उनकी एकदम से निष्ठा बन जाए कि हमको डेवलपमेंट करना ही है, तो ज़ाहिर-सी बात होगी वहाँ से एक विचार पैदा होगा और वो विचार गाँव का डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इस प्रकार वहाँ से क्या होगा, एक अपने गाँव के प्रति उनका अगाध जो प्रेम दिखेगा, वो किसी न किसी हद से वो ब्लास्ट करेगा और इस प्रकार वहाँ पे डेवलपमेंट चालू होगा। उसी प्रकार अगर हम यूरोप की बात करें, तो जो पुरानी जो सामंती व्यवस्था थी, वहाँ पे यूरोप में राजाओं का अधिकार था, सामंतों का अधिकार था, हर क्षेत्र पे अधिकार था और यहाँ पे लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। 18वीं शताब्दी में 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके वजह से यहाँ पे और लोगों में एक क्रांति विचार जो है वो पनप गया और यूरोप में राष्ट्रवाद देखने को मिला। इससे पहले अगर बात करें तो फ्रांस, आपका जर्मनी और इटली, ये 3 जो देश हैं यूरोप के, यहाँ के जो ये अलग-अलग राज्यों में बँटा हुआ था। तो क्या वजह रहा कि यहाँ पे यहीं पे राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली। यूरोप उस समय शक्तिशाली राष्ट्रों में जाना जाता था, क्योंकि ये वो देश है जहाँ से आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे, वो पुनर्जागरण का काल, ये सब यही एरिया है। तो थोड़ा-सा मैं एक मैप पर चर्चा कर देता हूँ इस पहले क्लास में। जब किसी देश में राष्ट्रवाद की भावना तब जागेगी, जब उसमें रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति, इतिहास के प्रति, गौरव और स्वतंत्रता के प्रति गहरा प्रेम दिखाएँ। तो ये एक विचार बनेगी, तो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। एक और दूसरी परिभाषा मैंने लिख दिया है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो एक राष्ट्र के हितों और पहचान का बढ़ावा देती है। यह एक ऐसी भावना है जो लोगों को एकजुट करती है और उन्हें अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि आप राष्ट्रवाद से
थोड़ा सा समझ विकसित हो गया होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। इस पहले वीडियो में चूँकि आज स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं आज पहले वीडियो में आपको एक रूपरेखा तैयार कर दिया और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद इसी में आप देखेंगे कि जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट है, उसने रसिया में जाकर युद्ध किया, क्या क्या उसके कारनामे थे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसके अलावा बिस्मार्क ने क्या किया, गैरीबाल्डी कौन था, काउंट काबूर क्या था, मेजनी क्या था, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहरहाल ये एक मैप मैंने तैयार किया है। आप भी इस मैप को इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप जो एटलस आपके पास हो, एटलस ज़रूर खरीद लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स से, छात्रों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एटलस ज़रूर खरीद लें और A4 पेपर ज़रूर रखें, 2 4 10 पेज जो भी हैं। पेन भरपूर रखिए, ब्लू पेन, ग्रीन, रेड, जो भी आपको 4 5 पेन रख लीजिए, स्केच पेन रख लीजिए, हाइलाइटर रख लीजिए, है ना। और कॉपी को एकदम बेहतरीन ढंग से बनाइए। जहाँ नोट्स है वो इस तरह से नोट्स बना के इसको बॉक्स में रख दीजिए, ताकि ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा जो आप देंगे 10वीं का, उसमें लिखना बहुत अहम भूमिका है। राइटिंग बना के लिखिए, है ना। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास अभी तो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन उस 2026 में शायद सिलेबस तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आज से ही रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ। तो ये श्रृंखला कुछ और बच्चे जिनको थोड़ा सा डर लगता है, पहला चैप्टर है, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन इसके बाद जो भी क्लास के बच्चे होंगे, जैसे 2026 में जो एडमिशन लिए हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो बिहार बोर्ड में, अगर ये सिलेबस अगर चेंज नहीं होता है, तो ये सभी चीज़ उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एक दिन में पैदा नहीं होती है। हम लोग बाद में, कल इसमें जो अगला लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें इसी कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक मैप देख लीजिए। कुछ क्लास 9 का भी मैं यहाँ पे बात कर दे रहा हूँ। पहले होता क्या था कि व्यापार इस रास्ते हुआ करता था, ऐसे, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे होता था, क्योंकि ये जो लाइन है, अगर आप थोड़ा सा मैप, तो ये है, तो पहले समुद्री मार्ग, फिर ऐसे होते हुए अरब में आते थे। इसके बाद ये, अच्छा, यहाँ पे एक सिनाई प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है सिनाई प्रायद्वीप। इसके बारे में ज्योग्राफी में चर्चा किया जाएगा। ये जंक्शन है, जैसे ये अफ्रीका और एशिया ये स्थल से जुटा हुआ है, तो ये सिनाई प्रायद्वीप जो है वो अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का काम करता है। सवाल ये भी बनता है, हालांकि ये सवाल आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग जानिए, अफ्रीका और एशिया को जो अलग करता है वो लाल सागर है, रेड सी है। इसमें लाल रंग का शैवाल है, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो लाल दिखता है। यहाँ पे आएंगे तो ये एक भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये यूराल पर्वत है, और इसी से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है यूराल नदी, यूराल नदी, ठीक है। और यहीं पे कैस्पियन सागर है, जहाँ पे यूराल नदी का पानी उसमें गिरता है। तो ये कुछ प्राकृतिक बाउंड्री है। हालांकि जियोग्राफी का क्लास मैं 9th क्लास में स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा डाटा सब डिलीट हो जाने की वजह से मैं वो अब क्लास 9th का वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए फिर कभी 9th क्लास के बच्चों को अगर ये होगा तो फिर स्टार्ट किया जाएगा। फ़िलहाल मेरा अभी फोकस है क्लास 10वीं के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बात। तो ये अफ्रीका, यहाँ पे एक देश है मिस्र। मैं आज आप लोगों को कुछ
HW दे के जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपको इस वर्ल्ड के मैप में यूरोप में आपको 3-4 देश, यहाँ पे तो अफ्रीका महादेश है, तो यहाँ पे ये मिस्र है। आपको कुछ बताना है कि मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, मिस्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दूसरा बात, इस यूरोप के मानचित्र पे आपको दर्शाना है 3 देश, क्योंकि चूंकि यूरोप में पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में 3 चीज़, फ्रांस, इसके अलावा इटली और जर्मनी, ये 3 देश को आपको देखना है। फ्रांस की राजधानी बताना है, इटली की राजधानी और जर्मनी। इसमें मैं इटली की राजधानी मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ, इटली की राजधानी है रोम। फ्रांस और जर्मनी की राजधानी आपको बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए HW है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग HW को अच्छे से करेंगे, और ये मुझे 100 बच्चे चाहिए जो दिल से पढ़ें। ठीक है, और एक टीचर चाहता है अपने स्टूडेंट से कि बेहतर वो करें, ताकि मुझे अपने स्टूडेंट्स पे प्राउड फील हो। और आगे देखिए, और उन बच्चों से मेरा ये हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए। राइटिंग खूब बेहतरीन बना के लिखिए, खूब बेहतरीन, क्योंकि जब ये लास्ट में जब आप रिवाइज कीजिएगा, तो यकीन में मानिए कि ये 5-7 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर का ये जो पहला सेगमेंट हमने तैयार किया, 5 मिनट आप केवल रिवाइज करिए, आपका ये पोर्शन सही हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।